हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है अवधेश दुबे। मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का सार प्राचीन इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन का वस्तुनिष्ठ खंड, जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव प्रश्न। एनसीईआरटी पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित है। ये क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, साथ ही ये व्याख्यात्मक हल हैं। इसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे रहते हैं। इसकी आंसर्स आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर विस्तार पामीर का पठार और सुलेमान कृथर पर्वतमाला तक है। कथन दूसरा है, पश्चिमी सीमा का विस्तार अरब सागर तक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा कथन उपमहाद्वीप के सीमा विस्तार के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा पर विस्तार पामीर का पठार है, ये बिल्कुल सत्य है। और सुलेमान और किरथर पर्वतमाला तक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा का विस्तार है वो इस तरह से है कि इस तरफ जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं भारत में, और ये इस तरफ से किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा के चारों तरफ निम्न प्रकार है। दिशा, प्राकृतिक भौगोलिक सीमावर्ती संरचना। उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम और उत्तर में पामीर का पठार, पश्चिमी सीमा पर सुलेमान किरथर पर्वतमाला जो पाकिस्तानी क्षेत्र है पाकिस्तान में उस तरफ, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में लगभग 114 चोटियाँ हैं। कितनी हैं? 114 चोटियाँ, जो 20,000 फुट से अधिक ऊंची हैं। जिनमें संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ स्थित है? नेपाल में, सागर माथा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से कौन सी पर्वतमालाएं अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर है सुलेमान पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वत जो पामीर के पठार से शुरू होती है, भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तथा ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप के सफ़ेद कोह, सुलेमान एवं किरथर पर्वतमालाएं अलग करती हैं। तो सुलेमान जो पर्वतमाला है वो ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी है। सफ़ेद कोह पर्वतमाला, सुलेमान पर्वतमाला और किरथर पर्वतमाला, ये तीनों पर्वतमालाएं जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में वाले भाग में हैं। इस तरफ से इस तरह से ऐसी पामीर के पठार से ये निकली हैं। तो ये पर्वतमालाएं पूरी पाकिस्तान एरिया में हैं, और ये सफ़ेद कोह पर्वतमाला, सुलेमान और किरथर, ये तीनों पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान को अलग करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का संबंध उत्तर पूर्वी राज्यों से है?
जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों का संबंध निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का संबंध पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों से है। इसका आंसर हमें देना है। इसमें ये दिया गया है पटकाई पहाड़ियाँ, गारो एवं खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, लुसाई और चिन पहाड़ियाँ। इसमें ऑप्शन है सही विकल्प का चयन करना है। तो ये सभी जितनी पहाड़ियाँ हैं सभी का संबंध पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों से है। जो पटकाई, जयंतिया, खासोगारी पहाड़ियाँ और लुसाई चिन पहाड़ियाँ ये सभी जो है पूर्वी राज्यों से ही संबंधित हैं। इसका व्याख्यात्मक हल हम देखेंगे। इसका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से हैं। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियों का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। पटकाई पहाड़ियाँ, पटकोई बूम पहाड़ियाँ जो है नागालैंड और म्यांमार है उसकी सीमा पर है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित हैं। और लुसाई चिन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मणिपुर में स्थित हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में। लुसाई चिन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मणिपुर में। और पटकाई पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, म्यांमार और भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगला प्रश्न 5वां है, हम देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन क्या है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, उस कड़ी को निम्नलिखित में से किन किन दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। तो खैबर, बोलन और गोमल ये तीनों दर्रे जो हैं सुलेमान पर्वत श्रृंखला में है स्थित हैं और ये दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है। उस कड़ी से निम्नलिखित तो ये सभी दर्रे जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित है। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा ये सभी दर्रे उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है। खैबर, बोलन और गोलन दर्रे से पार की जा सकती है। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे द्वारा पार किया जा सकता है। बलूचिस्तान में किरथर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जिसे बोलन दर्रा जो है उधर है, उस बोलन दर्रे से इसे पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उत्तरी मैदान की लंबाई 2200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। कथन 2 उत्तरी मैदान हिमालय से बहाकर लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केवल 2 इसका सही आंसर है। हिमालय से दक्षिण में भारत का अति विस्तृत जो मैदान है उसे उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। हिमालय से दक्षिण में भारत का अति विस्तृत मैदान है जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200। जो 2200 ये गलत दिया है, इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। उत्तर का विस्तृत मैदान जो है इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर से अधिक है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। कथन 1 गलत है। यह मैदान हिमालय से आने वाली सैकड़ों नदी सरिताओं द्वारा हिमालय से लाई गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी से बना है। ये दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से सिंधु नदी में किस सहायक नदी के मिलने के पश्चात सिंधु दक्षिण की ओर मुड़कर मैदान में प्रवेश करती है। तो ये श्योक, स्प्री, गिलगित और कांडुल। तो इसका सही आंसर क्या है? गिलगित।
गिलगित नदी से मिलकर यह मुड़ करके और मैदान में प्रवेश करती है। इसका सही आंसर है गिलगित। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच लगभग 1300 किलोमीटर तक बहती है। तब इसमें गिलगित नदी आ मिलती है। यहाँ सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और मैदानों में पहुँच जाती है। अगला प्रश्न है नदियों के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, इन नामों को हमें मिलाना है। तो देख लेते हैं। सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। इसका सही आंसर है तीसरा। ब्यास का है बिपाशा। रावी, परुष्णी, चिनाव, अस्किनी। चिनाव का नाम है अस्किनी। तो सतलुज का सतुद्री यानी ए का 3, ब्यास का बिपाशा नाम है 2 का 4, 3 का 1, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलुज का सतुद्री, ब्यास का बिपाशा, रावी का परुष्णी नदी और चिनाव का अस्किनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गंगा के सबसे पूर्वी मुख को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के सबसे पूर्वी मुख को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का के बाद गंगा दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बंधा है। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गंगा कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टाई मैदान के दक्षिण में बहती हुई समुद्र में मिलती है। इस हिस्से को भागीरथी हुगली नाम से जाना जाता है। पावना के पूर्व ब्रह्मपुत्र पद्मा से मिलती है। तत्पश्चात जमुना नाम से जानी जाती है। चांदपुर के पास मेघना आकर मिलती है। तत्पश्चात मेघना नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर है मेघना नदी। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर और अरब सागर में जाती है। तो यानी पूर्व से निकलकर इस तरह से बहती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इसके साथ ये ताप्ती नदी भी और ये मांडवी, यानी तीनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से के मध्य नर्मदा नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती भी है जो सतपुड़ा पर्वत के कुछ दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अन्य लगभग सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जिसमें यह संकेत मिलता है कि प्रायद्वीपीय पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है। क्या संकेत मिलता है? प्रायद्वीपीय पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है। जो दक्षिण का पठार है उसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। वो इससे यह संकेत मिलता है कि प्रायद्वीपीय पठार पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है, क्योंकि सभी नदियाँ पूर्व की ओर ही पश्चिम से बहती हुई, लगभग अधिकतर नदियाँ। अगला प्रश्न है 11वां।
भारत का विशाल समरस्थल जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है निम्नलिखित में से किस किस पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थार का रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है, अतः इसका विकल्प ए सही है। अरावली पर्वतमाला के उत्तर में है थार का मरुस्थल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे बंगाल में प्रवेश द्वार के रूप में काम आते हैं? शाहाबाद का दर्रा, तेलियागढ़ी का दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर है, यानी बंगाल में प्रवेश द्वार के रूप में काम आते हैं शाहाबाद का दर्रा और तेलियागढ़ी का दर्रा। ये दोनों दर्रे जो है बंगाल में प्रवेश के लिए काम आते हैं। शाहाबाद और तेलियागढ़ी दोनों दर्रे बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में काम आते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार की सतह की ढाल निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ढाल है। दक्कन का पठार एक, अभी हमने इस पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीप पठार किस ओर झुका हुआ है? थोड़ी पूर्व की ओर, पूर्वी घाट की ओर थोड़ा झुका हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है दक्षिण के पठार का। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम में अधिक ऊंचाई होने के कारण पूर्व दिशा की तरफ है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम घाट की ऊंचाई 3000 फुट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 3000 फुट है। कथन 2 है, पश्चिमी घाट में ऊंची खड़ी चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है। तो ये जो नदी भारत है, ये भारत का ये इस तरफ जो पूर्वी घाट कहलाता है और इस तरफ का जी पश्चिमी घाट कहलाता है। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में जी क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई 3000 फुट है तक है, और कथन दूसरे में दिया है कि पश्चिमी घाट में ऊंची खड़ी चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। उपर्युक्त में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो ना तो एक और ना ही दो, ये मतलब दोनों कथन असत्य नहीं हैं, दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य हैं। क्या है कि पश्चिमी की ओर ऊंची खड़ी चट्टानों की श्रृंखला है। ये बिल्कुल सही बात है कि पश्चिमी घाट जो है एकदम कटा ढाल है, ऊंची खड़ी ढाल है, जबकि पूर्वी घाट कटा फटा है और इसमें ज़्यादा ढाल नहीं है। और जो दक्षिण से उत्तर की ओर एक खड़ी लाइन सी बनी है और ऊंची खड़ी चट्टानों की एक श्रृंखला पाई जाती है पश्चिमी घाट में। इसके तथा उत्तर की ओर जाती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी जाती है, और इसकी तथा समुद्र के बीच एक सकरी मैदानी पट्टी है। इसके और समुद्र के बीच छोटी सी एक सकरी मैदान पट्टी है, अतः कथन 2 सत्य है। दूसरा कथन सत्य है। इस श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 3000 फुट है, अतः कथन 1 भी क्या है? सत्य है। ये दोनों कथन सत्य है, जबकि पूछा गया था असत्य कथन, तो असत्य कोई भी कथन नहीं है। ना तो 1 ना 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों कथन सत्य हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 3000 फुट तक है और पश्चिमी घाट में ऊंची खड़ी चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण किया जाता है? पहला है नर्मदा, सोन, महानदी, हुगली। तो ऑप्शन नंबर सी महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, और इसी नदी के द्वारा
महानदी एक चौड़े मैदान का निर्माण करती है जिसे उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। यह नदी समुद्र से मिलने से पहले उड़ीसा से होकर गुजरती है। महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, CAB दोनों और ना तो ए ना ही बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियों को के द्वारा दक्षिण के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण के पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदियां कृष्णा और उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा है, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला है पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में खंबात की खाड़ी से दक्षिण में केरल तक है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वर्षा की कमी रहती है। सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर है क्या? केवल एक वन। पहला इसका जो है इसका आंसर सही है, दूसरा गलत है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है इधर से लेकर और केरल तक है। ये बिल्कुल सत्य बात। ये कथन कैसा है? सही है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है खंबात की खाड़ी गुजरात के निकट से और केरल तक इधर तक स्थित है। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तटवर्ती उपजाऊ मैदान समुद्री क्रियाकलापों व व्यापार के अवसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में खंबात की खाड़ी से दक्षिण में केरल तक है, अतः कथन एक सत्य है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वर्षा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? जब अरब सागर से मानसून उठता है तो पश्चिमी तटवर्ती इलाकों में बहुत बारिश होती है। ये कथन ये दूसरा जो कम वाली नहीं, ये गलत है। अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में बहुत अधिक वर्षा होती है, अतः कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ये तटवर्ती भाग इधर ये कोंकण तट कहलाता है, ये मालाबार तट कहलाता है। ये इधर कोरोमंडल तट और ये उत्तरी सरकार ये कहलाता है कोंकण तट। ये इसके नीचे केरल और तमिलनाडु वाला तट कहलाता है मालाबार तट। इस तरफ का भाग कहलाता है कोरोमंडल तट और ये वाला तट कहलाता है उत्तरी सरकार। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। पश्चिमी तटवर्ती मैदानी भाग का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान का जो दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना विकल्प डी उसका सही आंसर है। अगला है पश्चिमी तटवर्ती मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोंकण तट। ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का जो उत्तरी भाग है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को केप कैमोरिन अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को केप कैमोरिन अथवा कन्याकुमारी अंतर्द्वीप कहा जाता है। केप कैमोरिन अंतर्द्वीप या कन्याकुमारी अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? केप कैमोरिन अंतर्द्वीप या कन्याकुमारी अंतर्द्वीप।
और भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसको भारत का दक्षिणतम बिंदु नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन से विकल्प सत्य हैं? श्रीलंका भारत से प्राकृतिक संरचनाओं द्वारा जुड़ा है। श्रीलंका को प्राचीन काल में ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था। सिंह द्वीप श्रीलंका का एक अन्य नाम है। ताम्रपर्णी तमिल भाषा की ताम्रपर्णी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी विकल्प बी असत्य है। आम के आकार के उस द्वीप को प्राचीन काल में ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत के ताम्रपर्णी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, अतः विकल्प बी असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण पश्चिम मानसून रबी की फसल को लाभान्वित करता है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ खरीफ की फसल को लाभान्वित करता है। तो ये दोनों कथन कैसे हैं? गलत हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? खरीफ की फसल को प्रभावित करता है, जो जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक रहता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ कब आते हैं? मावठा के रूप में, जो सर्दियों में पड़ती हैं। अरब भूमध्य सागर से चलने वाली जेट स्ट्रीम धाराएं जो आती हैं, उसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो सर्दियों में आती हैं अधिकतर। तो ये सर्दियों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की जो फसल, वो कब किसको? रबी की फसल को प्रभावित, उल्टा लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो ये एक ना ही दो। इसका सही देख लेते हैं। भारत में काफ़ी बड़े भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है। भारत के काफ़ी बड़े भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है, बिल्कुल सत्य बात है। जो खरीफ की फसलों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून खरीफ की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, वह रबी की फसल के लिए लाभान्वित होती है। अतः कथन डी सही है, ना तो एक सही है ना ही दो। अगला देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं, जौ, मक्का, चना उपर्युक्त में से कौन सी फसलें रबी की हैं? तो गेहूं रबी की फसल है और चना रबी की फसल है, जबकि मक्का और जौ क्या है? खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। जौ भी रबी की फसल है लेकिन जो मक्का जो है, ये खरीफ की फसल है। देश के पश्चिमी भाग और अधिकांश अन्य भागों में गेहूं और जौ रबी की फसलें हैं, तथा चना की फसल भी रबी की फसल ही शामिल है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विकास की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो ये सिंधु नदी को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास संभव सिंधु नदी की घाटी में हुआ है। अगला है, वैदिक संस्कृति के उद्भव तथा विकास से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। वैदिक संस्कृति का विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश में तथा पंजाब के क्षेत्र में हुआ है, अतः कथन 1 सही है। वैदिक संस्कृति का विकास पश्चिमी गंगा घाट में हुआ है, अतः कथन 2 सही है। अतः दोनों कथन सही हैं। अगला है, कलिंग देश की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कलिंग की उत्तरी सीमा महानदी थी, कलिंग की दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी। ऑप्शन विकल्प दूसरा क्या है? विकल्प एक है कलिंग की उत्तरी सीमा महानदी थी। ऑप्शन कथन 2 है कलिंग की सीमा दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी थी। तो इसका पहला वाला जो है ए, इसका सही आंसर है।
और दूसरा सही नहीं है। कलिंग देश जो प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश है की उत्तरी सीमा का विस्तार महानदी तक था तथा दक्षिणी सीमा का विस्तार गोदावरी के तट तक था, न कि कृष्णा नदी के तट तक, गोदावरी नदी तट तक था। अतः केवल कथन एक सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों के मध्य चोल शासन का प्रशासन था। चोल शासन जो दक्षिण भारत का है ये किन नदियों के बीच था, तो कावेरी तथा वैगई। कावेरी नदी घाटी दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था जो कि उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। तो इसका सही आंसर क्या है, कावेरी तथा वैगई इन दो नदियों के बीच में चोल प्रशासन का शासन स्थापित था। अगला है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुजरात का तटीय क्षेत्र कटा फटा है। इस क्षेत्र में कई बंदरगाह उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में मैंग्रोव वर्षा वनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। चौथा जो मैंग्रोव वर्षा वन है ये इसका विस्तार इधर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के जो है आर्द्रवन और सुंदरबन नामक स्थान पर है मैंग्रोव वन, इधर नहीं है। प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी कारण यहाँ के लोगों ने अपने आप को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। साथ ही यहाँ का तटीय क्षेत्र कटा फटा है, ये भी सही है। अतः विकल्प भी सत्य है। भारत में मैंग्रोव वर्षा वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहाँ पर ये सुंदरबन है। अगला है, निम्नलिखित में से देश की पहली राजधानी कहाँ स्थापित थी। वातापी, प्रयाग, अवंती, पाटलिपुत्र। तो देश की पहली राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जहाँ देश की पहली राजधानी स्थापित हुई, यहाँ लकड़ी के महान और लकड़कोट से बनाई गई इमारतों व वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मगध राज्य जो था, मगध बिहार में, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो देश की पहली राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो हम आगे के प्रश्न इसमें कवर करेंगे। आज हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम कवर करें। तब तक के आगे के लिए देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद साथियों।